आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो हमारे सामने ये रहा, है ना। देखो क्वेश्चन है, केंचुए में नेफ्रीडिया किसके समरूप होता है? द नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म आर एनालोगस टू। बेटा देखो, नेफ्रीडिया एक प्रकार का ऑर्गन है, वो नेफ्रीडिया कोई ना कोई स्पेसिफिक काम करेगा, तो ये किसके समतुल्य होता है ना। केंचुए का नेफ्रीडिया किससे समानता दर्शाएगा? मतलब जो काम केंचुए के अंदर नेफ्रीडिया का है, वही काम हाइड्रा में निमेटोब्लास्ट का है क्या? वही काम प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिका का है क्या? वही काम झींगे के अंदर गलपटे का है क्या? वही काम कीटों के अंदर श्वास नली का है क्या? बताओ देखे भाई, जो नेफ्रीडिया का फंक्शन है अर्थवर्म में, वो सेम फंक्शन ट्रेकिया का है क्या? इंसेक्ट में, गिल्स का प्रॉन में है क्या? फ्लेम सेल का प्लेनेरिया में है क्या? नेमेटोब्लास्ट का हाइड्रा में है क्या? बताओ देखे। बड़ा ही प्यारा शानदार क्वेश्चन, 88% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। 88 नहीं, 89। वेरी गुड बेटा, बी सही होगा, बिल्कुल बी सही होगा। बी क्यों सही होगा? और आप मुझे ये भी बता दो बेटा कि जो 12% बच्चों ने जिन्होंने गलत आंसर दिया, उन्होंने क्यों गलत दिया? अरे मेरे प्यारे बच्चों, देखो नेफ्रीडिया, है ना, जब बात रे नेफ्रीडिया की होना बेटा, तो नेफ्रीडिया का काम है एक्स क्रिएशन का। नेफ्रीडिया बेटा उत्सर्जन में मदद करता है, इसका काम है उत्सर्जन में मदद करना। अब नेफ्रीडिया जो है ना बेटा, ये किसके पास होता है भाई, किस में प्रेजेंट होगा? तो नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है बेटा एनीलिडा में। ध्यान रखो, एनीलिडा संघ के सदस्यों के पास नेफ्रीडिया होगा। जैसे कि ये एग्जांपल लिखा हुआ है, अर्थवर्म यानी केंचुआ, केंचुए में नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया से समानता कौन रखेगा? फ्लेम सेल। अरे भाई, जो फ्लेम सेल होती है वो प्लेटी एलंथीज में होती है, और फ्लेम सेल का भी तो यही काम है। बस फर्क इतना है कि फ्लेम सेल किस में पाई जाती है? प्लेटी एलमंथीज में पाई जाती है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल सीधी सी चीज है ना। फ्लेम सेल प्लेटी एलमंथीज में पाई जाती है, नाम सुना होगा आपने, जैसे टीनिया, है कि नहीं? काम सेम है दोनों का। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। टीनिया है, प्लेनेरिया है, ये सारे प्लेटी एलमंथीज ही तो हैं। फेसियोला है ना। और इसी तरह से बेटा एनीलिडा का एग्जाम्पल, एनीलिडा में अर्थवर्म है, हिरुडिनेरिया है ना, और इसी तरह से नेरीस है। ये सारे के सारे आपके हैं, ठीक है ना बेटा, एनीलिडा। समझ आ गई बात आपके? बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रीडिया क्या है बेटा? एक्स क्रिएशन में हेल्प करने वाला एक ऑर्गन, उत्सर्जन में मदद करने वाला एक अंग है। एनीलिडा फाइलम के एनिमल में पाया जाएगा। एनीलिडा फाइलम में कौन आते हैं जी? केंचुआ, हिरुडिनेरिया का मतलब होता है बेटा जोंक यानी लीच, और नेरिश। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो काम नेफ्रीडिया का एनीलिडा के अंदर है, वही काम फ्लेम सेल का यानी ज्वाला कोशिका का प्लेटी एल्मंथीज में है। ठीक, आगे चलें। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया के जीवन चक्र का वर्णन करने के लिए सबसे उपरयुक्त शब्द कौन सा है? मोस्ट एप्रोप्राइटेड टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा करेक्ट और सूटेबल टर्म कौन सा है ना। ओबेलिया के जीवन चक्र को समझाने के लिए हम कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? मेटामॉर्फोसिस, नियोटेनी, मेटाजेनेसिस, या ऑल ऑफ दीज? जल्दी बताओ देखें। ओबेलिया, जल्दी बताएंगे भाई। शिवी गंगवार, चंदन, शमा, अजय, अंशु, कोमल मिश्रा, निकी शर्मा, आयुषी, हाँ बहुत ही बढ़िया, वंदना देवी, खुशी, राजेश, गौतम, राधा, सुनील, राजू, माला, नैन्सी। वेरी गुड बेटा। पीयूष, उत्तम, हाँ जी, संजू, सोनिका, काजल, बिंदु बेटा, वेरी नाइस, रानी, शिवम। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सही आंसर दे रहे हो बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सी होगा, है ना। लेकिन मेटाजेनेसिस क्यों होगा बेटा? मेटाजेनेसिस को पीडी
एकांतरण भी कहते हैं बेटा, पीडी एकांतरण, है ना, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है ना, बिल्कुल जी। याद रखना बेटा, जो ओबेलिया है ना, ओबेलिया, ओबेलिया में क्या होता है बेटा, जो पोलिप स्टेज है ना, वो बदलती है मेड्यूसा में। मतलब ये दोनों अवस्था में पाया जाता है बेटा ओबेलिया। और मेड्यूसा बदलता है किसमें, पोलिप में। पोलिप हमेशा बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अलैंगिक जनन करता है और मेड्यूसा बनाता है। मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, और पोलिप बनाता है। तो इसके जीवन चक्र में दोनों अवस्थाएं हैं, किसमें बेटा, ओबेलिया में। और इस घटना को जिसमें पोलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पोलिप, भाई पोलिप अवस्था से मेड्यूसा अवस्था, मेड्यूसा से वापस पोलिप अवस्था। तो मतलब कि प्रत्येक अवस्था रिपीट हो रही है एक के अंतराल से, इसीलिए इसे अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। यह लक्षण बेटा सिलेंट्रेटा फाइलम के कुछ मेंबर में पाया जाता है। देखो सिलेंट्रेटा में कुछ सिलेंट्रेटा होते हैं जो पोलिप होते हैं, कुछ सिलेंट्रेटा मेड्यूसा होते हैं, और कुछ सिलेंट्रेटा में दोनों ही फॉर्म पाई जाती है। जिसमें दोनों फॉर्म पाई जाएगी उनमें ये लक्षण देखने को मिलेगा मेटाजिनेसिस का। याद रख लोगे क्या, ये मेटाजिनेसिस है, मेटास्टेसिस नहीं है, ध्यान रखना। मेटास्टेसिस में तो क्या होता है बेटा, हमारे शरीर में कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, और वो ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए, है ना, तो वो घटना हो गई मेटास्टेसिस, है ना। तो याद रखना, कैंसर जो ट्यूमर है ना बेटा, उस ट्यूमर का फैलना, उसका जो फैलाव है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। और ये है मेटाजेनेसिस। और मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस में बच्चों जो लार्वा होता है ना, लार्वा, लार्वा जब एडल्ट में बदलता है, लार्वा अवस्था जब वयस्क में बदलती हैं, तो इसे कायांतरण कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और ये मेटाजेनेसिस का लक्षण किस में पाया जाता है, ये मेटाजेनेसिस पाया जाएगा भाई फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या सभी सिलेंट्रेटा में होगा, नहीं, कुछ सिलेंट्रेटा में होगा, जी हाँ, ध्यान रख लेना, कुछ सिलेंट्रेटा में ये लक्षण पाया जाता है ना, सिलेंट्रेटा, ठीक है। ये बात तो हर बच्चे को याद रखनी ही रखनी है बेटा, है ना। तो याद रखना सिलेंट्रेटा, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है निडेरिया, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनोसाइट मुख्य उत्सर्जी संरचना है। सोलेनोसाइट आर द मेन एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन, सोलेनोसाइट किस में पाई जाएगी, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटी हेलमंथीज, एनीलिडा या मोलस्का। जल्दी आंसर देंगे सारे विजियंस भाई, फटाक से। और एक बार सब बच्चे प्लीज थम्स अप का साइन डाल के बता देंगे, थम्स अप का साइन डाल के बताइएगा बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाता हूं, बिल्कुल बनाइए सर, बना दिया जाए आसान, बिल्कुल बनाओ सर। चलो जी, ज्वाला कोशिका, अब बताओ आंसर क्या होगा। हाँ, सोलेनोसाइट का दूसरा नाम है फ्लेम सेल, फ्लेम सेल। अब बताओ, फ्लेम सेल जो है एक्स क्रिएशन में, उत्सर्जन में मदद करती है, किस में पाई जाती है बताओ। अब तो भाई आसान हो गया, अरे फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, फ्लेम सेल का ही दूसरा नाम सोलेनोसाइट है। अब तो दोबारा पोल डालो भाई, अब दोबारा पोल डालो, है ना। अब तो मुझे लगता है आप आंसर पक्का बता देंगे, है ना। देखो एक शब्द है प्रोटो नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया भी लिखा हो सकता है, फ्लेम सेल भी लिखा हो सकता है, सोलेनोसाइट भी लिखा हो सकता है। इन तीनों का कोई ज्यादा इन तीनों में अंतर नहीं है, इन तीनों का एक ही काम है, और वो है एक्स क्रिएशन, है ना। और बच्चों एक्स क्रिएशन में सबसे सिंपल, सबसे सरल जो तरीका है, वो इन्हीं के द्वारा एक्सक्रिएशन होता है, ध्यान रखना। प्रोटोनेफ्रीडिया को ही फ्लेम सेल कहते हैं बेटा, प्रोटोनेफ्रीडिया कहो, फ्लेम सेल कहो, सोलेनोसाइट कहो, इनका यूज क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम है उत्सर्जन का। और ये किसमें पाई जाती है, प्लेटी हेलमंथीज, है ना बेटा, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे चलें कि नहीं चलें, बिल्कुल चलिएगा, बिल्कुल चलिएगा, है ना।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है बेटा, तो हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से आंसर देते हुए आगे चलना है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एनीलिडा के विपरीत प्लेटी दर्शाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनीलिडा द प्लेटी सो, आपको एनीलिडा से कंपेयर करके बताना है कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो एनीलिडा में अलग होता है और प्लेटी में अलग होता है। यहाँ जो भी लक्षण दिए हुए हैं, इनमें इस तरह का लक्षण सेलेक्ट करो जो इन दोनों में अलग अलग होता है। एक जैसा लक्षण वो सेलेक्ट मत करो, विपरीत लक्षण। ऐसा कौन सा लक्षण है जो एनीलिडा में अलग है, प्लेटी में अलग है? देखो, अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, इसने क्या कहा है, एनीलिडा के विपरीत प्लेटी का लक्षण बताना है। अब इनमें से प्लेटी का ऐसा लक्षण बताओ जो एनीलिडा में नहीं होता। हाँ, अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, तो प्लेटी में बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, प्लेटी द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल, अरीय सम्मित होते हैं। परजेंस ऑफ स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम होती है। अब बच्चों देखो, पहले आप थोड़ा समझदारी से आंसर दो। अब मुझे पता है आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। अब मैं चलो ये बात आपके सामने रखता भी हूँ। बेटा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर, यहाँ तो पूछा हुआ है कि भाई प्लेटी एल्मंथिस एनीलिडा से कौन सा लक्षण अलग दर्शाता है। देखो बेटा, एक लिखा हुआ है द्विपार्श्व सम्मित, ये लक्षण अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि द्विपार्श्व सम्मित एनीलिडा भी है और द्विपार्श्व सम्मित प्लेटी एल्मंथिस भी है। तो ये लक्षण दोनों का विपरीत नहीं है, ये तो समान है। तो ये तो दोनों में पाया जाने वाला लक्षण है, ये तो दोनों में उपस्थित होगा। और रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति, ये तो दोनों में ही नहीं होता, भाई दोनों में ये लक्षण अनुपस्थित है। कूट गुहा, स्यूडोसिलोम, ये तो एस के एल्मंथीज में होती है, मतलब दोनों में ही नहीं होती है, तो ये भी चला गया। तो पीछे ऑप्शन तो एक ही बचा है ना, और वो है ऑप्शन नंबर ए, दे गुआ की अनुपस्थिति। और जिसमें दे गुआ नहीं होती उसे बोलते हैं ए सिलोमेट, मतलब कि प्लेटी एल्मंथीज होते हैं ए सिलोमेट, है कि नहीं भाई? एनीलिडा से विपरीत लक्षण, तो विपरीत यही लक्षण है। प्लेटी एल्मंथीज कैसे हैं? ए सिलोमेट। और एनीलिडा कैसे होते हैं? एनीलिडा होते हैं सिलोमेट, या यूं भी कह सकते हो आप यू सिलोमेट। एनीलिडा हो गए यू सिलोमेट, प्लेटी एल्मंथीज हो गए ए सिलोमेट, यही लक्षण अलग है दोनों में। समझ में आई बात आपके? गलत तो कभी नहीं करोगे ना? देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन को समझने के बाद गलत मत करना, ये एक टाइप का क्वेश्चन है ना? इस तरह के प्रश्नों में बेटा देखो, गलती हो सकती है, गलती इंसान से एक बार हो सकती है। 6, बाहर की ओर एक ही छिद्र वाले जानवरों का एक उदाहरण जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है। बेटा, ऐसा कौन है जिसके शरीर पर केवल एक ही छिद्र होता है, और वो जो छिद्र है बेटा, वो माउथ का काम भी कर रहा है और वही एनस का काम कर रहा है। केवल बॉडी पर एक ही ओपनिंग होती है, मतलब ब्लाइंड शेक बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड शेक बॉडी प्लान, है ना? बिल्कुल जी। तो ऐसा कौन है बच्चों? वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग, मतलब शरीर के ऊपर एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड देट सर्व बोथ माउथ एज वेल एज एनस। बताओ, देखिए, ऑक्टोपस, एस्टेरियाज, एस्कीडिया या फेशियोला? सोच सोच लो, ऑक्टोपस, एस्टेरियाज, एसिडिया और फेशियोला। फेशियोला को लीवर फ्लूक भी कहते हैं बच्चों, सोच विचार करके बताओ। देखें, ऑक्टोपस का संग होता है मोलस का, ध्यान रख लेना, मोलस का, है ना? ये मोलस का है। ये आपका एस्टेरियाज, ये इकाइनोडर्मेटा है, और ये एसिडिया, ये तो आप कोर डेटा में पढ़ोगे बेटा, इनका फाइलम कोर डेटा है। और फेशियोला, ये आपका प्लेटी एल्मंथीज है। बताओ देखिए सही क्या होगा? ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा, एक होता है ब्लाइंड शेक बॉडी प्लान, और एक होता है बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। आपको याद होगा बेटा, पोरी फेरा से लेकर के जनरली हम सिलेंट्रेटा से शामिल करते हैं, तो हमारा सिलेंट्रेटा से बेटा
सिलेंट्रेटा से लेकर के और प्लेटी हेल्मंथीज तक, सिलेंट्रेटा से प्लेटी हेल्मंथीज तक ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होगा। शरीर के ऊपर एक ही ओपनिंग होती है बेटा, शरीर पर एक ही छिद्र होता है, उसी से भोजन अंदर आता है, उसी से अपशिष्ट बाहर निकलता है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेल्मंथीज। लेकिन बेटा ध्यान रख लेना, एस के हेल्मंथीज से लेकर के कोर डेटा तक सारे के सारे जो है ना, उनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। मतलब उनमें दो ओपनिंग होती है शरीर पर, माउथ और एनस दोनों होती है। ठीक है ना, तो याद रखना ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ऑक्टोपस, ये तो मोलस्का है, इसमें तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है ना, तो इसमें तो दो ओपनिंग होगी। इकाइनोडर्मेटा, इसमें भी दो ओपनिंग होगी। कोर डेटा, इसमें भी दो ओपनिंग होगी। लेकिन फेसियोला तो प्लेटी हेल्मंथीज है, और प्लेटी हेल्मंथीज में तो ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान है, सिंगल ओपनिंग होती है ना। फेसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूक आपने नाम सुना होगा, इसको हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं, है कि नहीं है बेटा। चाहे फेसियोला हो, चाहे टीनिया हो, है ना, तो चाहे प्लेनेरिया हो, है ना, इनके अंदर हमेशा ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है बेटा। बॉडी के ऊपर एक ही ओपनिंग होती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस किसने आंसर दिया बताओ। जिनका करेक्ट आंसर है वो थम्स अप का साइन डालो बच्चों। पंकज बेटा बहुत बढ़िया, सुनीता, शिवम, प्रतिभा, विनीता, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। किस किसने सही आंसर दिया बताना तो। वेरी नाइस बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह केवल लैंगिक माध्यम से प्रजनन करता है। ऐसा कौन सा एनिमल है बेटा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। जल्दी बताओ, गोलू पटेल, सुगुन, रेशमा, पलक, कशिश, अंजलि बेटा जल्दी आंसर दो। निडेरिया, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ या टीनोफोरा, कौन है ऐसा जो कि केवल लैंगिक जनन दर्शाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाएगा, जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। हाँ डी करेक्ट होगा सर, ये लो जी भाई, डी करेक्ट। लेकिन कैसे बोल दिया डी आपने। देखो बेटा, प्रोटोजोआ में तो आपको पता है अमीबा आता है, अमीबा में तो आपको पता ही है बाइनरी फिजन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पक्का ही मिलेगा। पोरीफेरा, पोरीफेरा में बच्चों जेम्यूल के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, तो सेक्सुअल ए सेक्सुअल दोनों ही होगा इसमें भी। निडेरिया, निडेरिया में हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग, बडिंग मेथड से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। मतलब ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन है, इन सभी के अंदर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन है इनमें। लेकिन टीनोफोरा में केवल बेटा लैंगिक जनन ही मिलेगा, ध्यान रखना, इसमें केवल लैंगिक जनन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रख लोगे ना बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीनोफोरा, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। प्लेनेरिया में उच्च क्षमता होती है, प्लेनेरिया पोजेज हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया में किसकी हाई कैपेसिटी है बेटा। प्लेनेरिया मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन या बायोल्यूमिनिसेंस, बताओ। प्लेनेरिया में उच्च क्षमता पाई जाती है किसकी बताओ तो। हाँ महिमा बेटा, अनुकृति, बहुत ही बढ़िया। हाँ कुणाल बेटा, सारे बच्चे एक साथ आंसर दें, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन में 90% बच्चों का सही आंसर होना चाहिए। दोबारा दो आंसर, दोबारा पोल, फिर से पोल करवाओ। मैं चाहता हूं 90% आप सही आंसर दो, कैसे नहीं दे सकते। एक बार सब आंसर दो फटाक से, आलस नहीं आंसर देने के अंदर। आसिफा, मधु, शिल्पी, बंटी, बहुत बढ़िया बेटा। अमृता, शैलेश, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। ज्योति, हाँ संजू, अनिल बेटा, किरण चौधरी, वेरी गुड। अश्विनी, संधु, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, प्लेन एरिया, है ना। अब बेटा ध्यान से सुनना, प्लेन एरिया में आप कह रहे हो सर बी करेक्ट होगा, आप सही कह रहे हो बेटा। प्लेन एरिया के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की। और रीजनरेशन, रीजनरेशन एक प्रकार का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा। यह एक तरह का ए लैंगिक जनन है, जिसमें एक जीव का शरीर आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दोगे तो प्रत्येक कटा हुआ टुकड़ा नए जीव को बना देगा। मतलब इसका कोई भी हिस्सा टूटेगा ना तो वो रीजनरेट होकर खुद को बना लेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर होती है भाई साहब प्लेन एरिया में। और प्लेन एरिया खुद क्या है,
बेटा प्लेन एरिया एक तरह का चपटाक्रमी है। प्लेटी हेलमिंथी से ध्यान रखो आप, है ना, प्लेटी हेलमिंथस। लेकिन इससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, ये प्लेन एरिया है तो चपटाक्रमी, लेकिन बेटा ये फ्री लिविंग होता है, ये मुक्त जीवी होता है, ये पैरासाइट नहीं होता, ध्यान रखना, है ना, मुक्त जीवी होता है। ठीक है, बिल्कुल जी, आगे चलें भाई। और बायोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी होती है टीनोफोरा में। ध्यान रखना, जो टीनोफोरा होते हैं ना बेटा, वो जैविक चमक उत्पन्न करते हैं। पीटी एकांतरण, पीटी एकांतरण का गुण होता है बेटा सिलेंट्रेटा में। किस में होता है? सिलेंट्रेटा में। और मेटामॉर्फोसिस तो काफी जंतुओं में पाया ही जाता है, जिसमें लार्वा बनता है उसमें मेटामॉर्फोसिस तो होगा ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा संघ आर्थ्रो, इससे पहले, हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये नहीं, हाँ, अब देखिएगा, ये क्वेश्चन है बेटा संघ एनीलिडा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आंसर देना। संघ एनीलिडा, संघ एनीलिडा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मौजूद होती है ना? हाँ, विच ऑफ फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन फाइलम एनीलिडा। फाइलम एनीलिडा में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? पैरापोडिया, जॉइंट अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटल, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। 1 मिनट में एक बदलाव करना चाहता हूं ऑप्शन में, है ना, बताओ देखे, बताइए देखे, बताइए देखे, इसे लिख रहा हूं मैं, कूट खंडन, स्यूडो, स्यूडो सेगमेंटेशन। अब आप बताओ देखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा एनीलिडा के लिए? बताओ, एनीलिडा के लिए इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? देखो बच्चों, ए बता रहे हो आप लोग, ठीक है। जॉइंट अपेंडेजेज, संधि युक्त उपांग, ये होते हैं बेटा आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ना बेटा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेज। तो संधित उपांग ये तो आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में होंगे। और काइटिन का एक्सोस्केलेटल यह भी आर्थ्रोपोडा में होगा। स्यूडो सेगमेंटेशन, ये तो बेटा जो टीनिया होता है ना, जिसको आप टेप वर्म कहते हो, उस टेप वर्म में आभासी खंडन पाया जाता है। ठीक है, तो फिर पीछे ऑप्शन एक ही तो बचा हुआ है, पेरापोडिया। ये पेरापोडिया जो होते हैं ना बेटा, ये है गमन अंग, ये गमन अंग, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। पेरापोडिया भी होते हैं बेटा, और साथ ही साथ सीटे, सीटे जिनको हम सूक कहते हैं। तो सूक या पेरापोडिया, ये संरचनाएं एनालिडा में पाई जाती है। पेरापोडिया बच्चों जो जल में पाए जाने वाले एनीलिडा है, उनमें पाए जाएंगे, जिसके द्वारा स्विमिंग यानी तैरने का काम करते हैं भाई साहब। और सूक जो है कहीं ना कहीं लोकोमोशन में हेल्प करता है बेटा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 10वां क्वेश्चन। पोरीफेरा के मामले में स्पंज गुहा कशाभिक कोशिकाओं से आश्रित होती है, जिनको क्या कहते हैं? इन केस ऑफ पोरीफेरा स्पोंजोसील इज लाइन विद फ्लेजिलेटेड सेल आर कोल्ड। बेटा ये एक मान लो स्पंज है, और ये स्पंज की केविटी स्पोंजोसील है। अब यहाँ अंदर की तरफ एक लेयर है, इस लेयर में जितनी भी सेल है ना, इन सेल के ऊपर फ्लेजिला होता है इस तरह से। तो इन सेल को हम क्या कहते हैं, ये पूछा हुआ है आपसे। ऑस्क्यूला, कोएनोसाइट, मिजेनकाइमल सेल या ऑस्टिया? बताओ देखें। बी होगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो दीक्षा बेटा। लवकेश, सत्या, रितु, बहुत ही बढ़िया। आलोक यादव, सुमन बेटा, वेरी गुड। एक बार सारे बच्चे खुद के लिए भाई थम्स अप का साइन। ये हुई ना बात बेटा, यही हकीकत है। इसी तरह से जब आंसर देने लग जाओगे तो भाई साहब कितना भी कोई टफ पेपर बना देगा, मुझे नहीं लगता कि भाई साहब आपको डरने की जरूरत है। और इनको कोलर सेल भी कहते हैं। ध्यान रख लो, पोरीफेरा जो होते हैं ना बेटा, पोरीफेरा के अंदर वाली लेयर में जो सेल होती है,
उन सेल को कोएनोसाइट बोलते हैं और कोलर सेल भी बोलते हैं। और इन सेल के ऊपर फ्लैजिला होते हैं बेटा, मतलब कसा बिकाएं होती है। ये बात याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं। वेरी गुड बेटा वीरू सिंह, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले ना? अरे बिल्कुल चलिएगा, क्यों नहीं। इतनी बात तो आपको याद रखनी ही रखनी है भाई। हाँ जी, द्विपार्श्व सममित और एसिलोमेट जंतु का उदाहरण कौन है बताओ? बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर। देखो, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है और एसिलोमेट है। ये तो बड़ा सिंपल है, कल करवाया था ये क्वेश्चन। टीनोफोरा है, प्लेटी एल्मंथीज है, एस के एल्मंथीज है या एनीलिडा है? कौन है भाई? ये कल करवाया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये कल की क्लास में हो गया था बेटा। वेरी गुड बेटा सोनू। अर्चना गुड गुड बेटा। हाँ, जल्दी बताओ। सर बी आर और एम्स दोनों की तैयारी करनी है बेटा, इसके लिए आप विजेता बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी बच्चा एम्स की तैयारी करना चाहता है, एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा और बेहतरीन बैच है वो है अपना विजेता, है ना। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी के लिए तैयारी करना चाहता है, तो इसके लिए बेटा अपना अटल बैच सबसे बेस्ट है। जिनको केवल यूपी सीपेट को, यूपी बीएससी नर्सिंग और यूपी पैरामेडिकल को टारगेट करना है, अटल से बढ़िया कोई तैयारी नहीं हो सकती बैच में बेटा, ना सबसे शानदार। इसी तरह से राजस्थान के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप जीत बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से बिहार के लिए बेटा लक्ष्य बैच है, और भी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बैच है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र बैच है। बच्चों विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए और रेगुलर पढ़िए। जो मैं अभी यूट्यूब पे ये केवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, जबकि हम विजय एजुकेशन ऐप में चैप्टर वाइज थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, डीपीपीज भी दे रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए विजय एजुकेशन का ऐप ज्वाइन करें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर अपन बात करें ए सिलोमेट की, तो ए सिलोमेट तो आप सबको पता होना चाहिए, प्लेटी एल्मंथीज है भाई। प्लेटी एल्मंथीज क्या है? ए सिलोमेट, है ना। बिल्कुल। एस के एल्मंथीज स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मतलब इसमें देख हुआ तो होती है, लेकिन वो आभासी होती है ना। एनीलिडा में पहली बार सिलोम बनी है, तो ये हो गया यू सिलोमेट। पहली बार ट्रू सिलोम जो है वो एनीलिडा में बनी बेटा। ठीक है ना भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। अब इसको मिलान करना है आपको। देखो, टीनोप्लाना, फेसियोला, वुचेरेरिया, एस्केरियासिस, बहुत सिंपल है बेटा। सामने है लीवर फ्लूक, राउंड वर्म, कॉम्ब जेली और फाइलेरियन वर्म। इतना आसान है, एक को मिला दो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्सिमम एक या दो को मिला दो आप, एक या दो को मिला दो आप, है ना बेटा। बिल्कुल जी, मैं तो कह रहा हूं एक या दो को मिला दो। चलो आप मुझे इतना बताओ, ये फाइलेरियन कृमि किसे बोलते हैं, इतना बता दो चलो। फाइलेरियन कृमि, सर फाइलेरियन कृमि तो बोलते हैं इस वुचेरेरिया को। किसको कहते हैं? वुचेरेरिया को। या जिसको ये पता है टीनोप्लाना, इनमें से टीनोप्लाना, टीनोप्लाना टीनोफोरा का सदस्य है। टीनोफोरा को क्या कहते हैं? कॉम्ब जेली कहते हैं। या चलो इसको मिला दो, एस्केरियसिस। एस्केरिस क्या है? एस्के एल्मंथीज, जिन्हें क्या कहते हैं? राउंड वर्म। तो चलो एक मिलाते हैं पहले। ये है हमारा टीनोफोरा, टीनोफोरा को कहते हैं कॉम्ब जेली। तो हमारे ए से मिलेगा 3। अब देखो ए के सामने 3 यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, तो ये लाइन कट हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ ए के सामने 3 है, यहाँ ए के सामने 4 है, ये लाइन कट हो गई। अब या तो ए होगा या सी होगा, इतना कंफर्म हो चुका है। अब है फेसियोला। फेसियोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, फेसियोला को बोलते हैं लीवर फ्लूक, यकृत कर्मी, है ना। फेसियोला एक तरह का प्लेटी एल्मंथीज है ना। बिल्कुल। तो अब देखो, देखे बी के सामने होगा 1। ओके, अब बी के सामने 1 यहाँ पर है, बी के सामने 1 यहाँ पर भी है, एक कदम और आगे बढ़ो। वुचेरेरिया, इसे बोलते हैं फाइलेरियन वर्म। सी के सामने होगा 4। देख लो, ये सी के सामने 4 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। ये लो जी। अगर मान लो एक बच्चा, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार मिटा रहा हूं, देखो मान लो बेटा, देखो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ते बेटा, आप प्रश्न को पढ़ते, है ना, और केवल एक ऑप्शन, है ना, एक ऑप्शन, मान लो इस वुचेर एरिया को आप मिलाते फाइलेरियन वर्म से, मतलब कि सी को किससे मिलाया? 4 से। तो अब आपको यहाँ खोजना है, सी में 4, सी में 4, सी में 4, सी में 4, इस लाइन में नहीं है,
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस एक लाइन में है। बाकी इन तीनों में है ही नहीं, तो ये 3 तो हो ही नहीं सकते। मतलब केवल एक मिलान किया और पूरा क्वेश्चन हो गया देखो। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन केवल एक मिलान करने से भी हो जाते हैं। और एस्केरिस राउंड वर्म गोलकृमि, फेसियोला लीवर फ्लूक, टिनोप्लाना कॉम्ब जेली, ये लो जी। सिंपल ही तो है, टफ तो कुछ भी नहीं है। ये समझदारी तो आपको रखनी ही रखनी है बेटा। अब देखो इसने क्या लिखा, प्लेटी एलमंथीज में पाचन तंत्र किस तरह का होगा, आहार नाल कैसी होगी प्लेटी एलमंथीज में, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी एलमंथीज में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कि इनकम्प्लीट होगा कि अब्सेंट होगा कि बोथ बी एंड सी, बताओ देखें किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा प्लेटी एलमंथीज का, है ना बेटा। देखो देखें, ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट, ये यहाँ पे कह रहा है अब्सेंट, यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट। देखो बेटा कंप्लीट तो नहीं होता, ये तो आप याद रख लो, लेकिन कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। कैसा होगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है ब्लाइंड सेक। कैसा होगा, ब्लाइंड सेक होगा। अब मेरे को बताओ कि कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल किस में होती है, बताना तो। पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल किस में बनी बेटा, तो वो है एस के एलमंथिस। एस के एलमंथिस और इसके बाद आने वाले जितने भी है ना, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल होती है, ध्यान रखना। और जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल होगी ना, उनमें माउथ भी होगा और एनस भी होगी। और इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो एस के एलमंथिस से लेकर के और कोर डेटा तक जितने भी सदस्य है ना, वो सारे के सारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो आज का सेशन एंड कर दिया जाए, क्या बोलो। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी सदस्य ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल मेंबर आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीन जनन स्तर वाले मेंबर कौन से ग्रुप में है, देखना। टीनोफोरा, प्लेटी एलमंथीज, एस के एलमंथीज, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी, एस के एनिलिडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। देख लो भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों के तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर है, बताना तो। किसमें है बताना, ए बी या सी, बताओ गुनगुन बेटा, जो भी आ। हाँ प्राची, स्वाति बेटा, हरकेश, अंजलि, उमंग, फरीना रशीद, प्रिया, सालू मौर्य, आराधना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार चेहरे पर स्माइल लेके आ जाओ भाई, डेली बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हो ना। हाँ तो एक बार तनाव को दूर रखो, टेंशन को दूर रखो, ये टेंशन वाली पोटली पास में मत रखो, है ना। एकदम फेस के ऊपर हमेशा हंसने वाला, स्माइल वाला, है ना, बिल्कुल एकदम चमकता हुआ स्माइल फेस होना चाहिए आपका। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। चेहरे की सिट्टी बिट्टी और बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए कभी भी। बहुत खुश मिजाज होकर के पढ़ो, हंसते हुए, है ना, स्माइल करते हुए बढ़िया तरह से पढ़ो और दिमाग के कपाट खुले रखो, है कि नहीं है, बिल्कुल। कम से कम 1.5 इंच लंबी मुस्कान या जो स्माइल है वो होनी चाहिए आपकी, है ना। हाँ जी। अब देखो बच्चों, 1.5 इंच लंबी स्माइल होनी चाहिए आपकी, है ना। हाँ जी, लोगों को ये लगना चाहिए कहीं हमारे ऊपर तो नहीं हंस रहा है। हाँ, अब देखो बेटा, तो यहाँ राइट क्या होगा, प्लेटी ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसके ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये तीनों के तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब आप मेरे से ये बात पूछ सकते हो कि सर ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टीनोफोरा है, टीनोफोरा तो डिप्लोब्लास्टिक है। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये डिप्लोब्लास्टिक है। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोरीफेरा और ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों तो डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लो डिप्लो। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ने। हाँ जी, ये है आपका होमवर्क। देह गुहा के संबंध में प्लेटी एलमंथीज और एस के एलमंथीज किस तरह के होते हैं, बताओ। प्लेटी और एस के, है ना, विद रेस्पेक्ट ऑफ बॉडी केविटी, प्लेटी एलमंथीज और एस के एलमंथीज किस तरह के होते हैं। वैसे ये अभी तो बताया था, प्लेटी और एस के, ए सिलोमेट, 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 स्यूडोसिलोमेट, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, ए सिलोमेट। कैसे होंगे, कैसे होंगे बताओ। नहीं, ये आज एज ए क्वेश्चन ही मान लो, आज होमवर्क, ये सारे होमवर्क ही है आज के लिए। प्लेटी एलमंथीज होते हैं ए सिलोमेट, ओके। एस के एलमंथीज होते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो पहले ए सिलोमेट फिर स्यूडोसिलोमेट। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना बेटा, बिल्कुल ध्यान रखा करो हमेशा।
प्लेटी एल्मंथीज क्या है? ए सिलोमेट। एस के एल्मंथीज होता है स्यूडो सिलोमेट, है ना बेटा? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, है ना? तो यहाँ पे ए के बाद सीधा सिलोमेट लिखा हुआ इसलिए गलत। यहाँ सिलोमेट शुरुआत में है इसलिए गलत। यहाँ शुरुआत में स्यूडो सिलोमेट है इसलिए गलत, है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। एनीलिडा में अनुपस्थित होता है। दोस्तों ये कह रहा है कि एनीलिडा के अंदर किसकी अनुपस्थिति देखने को मिलेगी। सबसे पहले लिखा इसने बंद परिसंचरण, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर लिखा इसने खुला परिसंचरण, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद इन्होंने लिखा है हीमोग्लोबिन, और इसके बाद इन्होंने लिखा है रुधिर। बताइए, देखे एनीलिडा, मैंने पहले ही बताया था एनीलिडा में 3 सदस्यों के नाम आपको आने चाहिए। एक तो कौन है बच्चों? केंचुआ। एक तो कौन है बच्चों? केंचुआ, है ना? दूसरा कौन है बच्चों? नेरिस। दूसरा कौन है बच्चों? नेरिस। और तीसरा कौन है बच्चों? जोंक यानी हिरुडिनेरिया, है ना? बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों ये तीनों ही, ये आपका अर्थवर्म यानी फेरिटिमा, और ये दोस्तों आपका जो है नेरीज, और इसके अलावा ये आपकी लीच, है ना बच्चों? बिल्कुल। अब देखिएगा इन्होंने कहा है एनीलिडा में किसकी अनुपस्थिति होती है। बच्चों देखिए इन ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, है ना? और फिर मैं आपका आंसर देखूंगा। पहला इसने लिखा है बंद परिसंचरण। इसका मतलब यह है कि रक्त जो है वो उसका प्रवाह किस में होता है? रक्त वाहिनियों में। जिनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी उन्हीं में क्लोज सर्कुलेशन होगा। खुले सर्कुलेशन का मतलब है जिनमें ब्लड वेसल्स क्या होती हो बच्चों? अब्सेंट होती हो। और इसने लिखा हीमोग्लोबिन। अब देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि एनीलिडा वो पहला फाइलम था। एनीलिडा जंतुओं का पहला ऐसा संघ था जिसमें बच्चों हीमोग्लोबिन प्रेजेंट देखने को मिला, या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। तो ये तो बात सही है कि हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन होता किस में है? ब्लड में। तो ब्लड भी होता है एनीलिडा के पास। जब एनीलिडा के पास ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो भाई इसमें तो ब्लड वेसल्स भी तो होगी। इसमें रक्त का प्रवाह जो है वो रक्त वाहिनियों में होता है, इसलिए इसमें क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिला। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। इसने कहा कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो फिर पीछे कौन सा बच गया भाई? ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में लिखा हुआ है ओपन सर्कुलेशन। बच्चों ओपन सर्कुलेशन तो आपको इसके बाद जब आप आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे ना, उस आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, मोलस्का में देखने को मिलेगा, लेकिन एनीलिडा में ओपन सर्कुलेशन नहीं पाया जाता। यह बात सभी के समझ में। अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एनीलिडा जगत के जानवरों में हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन इन एनीलिडा, यानी बच्चों एनीलिडा के ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, यह तो हम जानते ही हैं। और हीमोग्लोबिन की वजह से बच्चों रक्त का रंग कैसा होता है यह भी बता दो। चलो भाई, एनीलिडा का जो ब्लड है उसका कलर किस तरह का था? अरे हीमोग्लोबिन की वजह से एनीलिडा का जो ब्लड है वो कैसा होगा भाई? लाल रंग का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन हीमोग्लोबिन, अगर मैं मानव की बात करूं, अगर मैं स्तनधारियों की बात करूं, तो हमारे पास में बच्चों जो हीमोग्लोबिन है वो कहां पे है बताओ? तो हमारे पास में जो हीमोग्लोबिन है वो तो है आरबीसी में। कहां पर है बच्चों? आरबीसी में। हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन है बच्चों। तो आप मुझे यह बताइए कि एनीलिडा के पास हीमोग्लोबिन कहां पर है? पहला रक्त कणिका में यानी ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड कार्पल्स में। दूसरा प्लाज्मा में घुला हुआ, डिजोल्व इन प्लाज्मा। फिर इसने लिखा है कि यह ब्लू कलर का होता है, और फिर यह लिखा है कि हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता। बताओ देखे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप बता रहे हो, और वो है प्लाज्मा में घुला होता है। यह बात बिल्कुल सही है। एनीलिडा के पास में जो हीमोग्लोबिन है ना बच्चों, वो हीमोग्लोबिन आरबीसी में नहीं होगा, वो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ होगा, क्योंकि इन बेचारों के पास तो आरबीसी होती ही नहीं है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई एनीलिडा का ब्लड लाल रंग का क्यों होता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? हीमोग्लोबिन के कारण। फिर आपसे पूछेगा एनीलिडा का जो हीमोग्लोबिन है वो कहां होगा, तो आप कहोगे ब्लड प्लाज्मा में। याद रख लोगे? बिल्कुल। फिर आपसे पूछा जाएगा एनीलिडा में ब्लड का सर्कुलेशन किस में होता है, फिर आपको बताना है एनीलिडा में ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स में होता है, और ऐसा ब्लड सर्कुलेशन
क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, यानी बंद रक्त परिसंचरण कहलाता है। याद रख लोगे क्या? बिल्कुल रख लेंगे सर। तो आगे बढ़े भाई, बिल्कुल बढ़िए। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, सर पूछ लो। तो बच्चों आप मुझे बताओ, नीले रंग का ब्लड किसका होता है? जल्दी बताओ देखें। ब्लू कलर का ब्लड जो है वो किसका होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो बी करेक्ट है। ब्लू कलर का जो ब्लड है वो किसका होगा? बताएंगे कोई? बताओ देखें। अगला क्वेश्चन है, जलीय एनिलिडा जैसे नेरीस डैश पाए जाते हैं। बताओ देखें, नेरीस में क्या पाए जाते हैं बच्चों? एक्वेटिक एनिलिडा लाइक नेरीस पोजेज। देखिए बच्चों, नेरीस अपने पास क्या रखते हैं, क्या पाए जाते हैं नेरीस के पास में? कौन सी संरचना होती है? सीलिया, फ्लेजिला, पेरापोडिया, स्यूडोपोडिया। जल्दी बताओ देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेरीज एक जलीय यानी एक्वेटिक एनेलिड्स है बच्चों, पानी में रहने वाला मेरे दोस्तों एनेलिडा है नेरीस, याद रख लेना। जबकि स्थल पर रहने वाला जो एनेलिडा है बच्चों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है केंचुआ, अर्थवर्म, फेरेटिमा, है ना। बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप सब बच्चों के साथ ही मुझे जाना पड़ेगा, और बिल्कुल सही बात है। पेरापोडिया, पेरापोडिया को हिंदी में बोला जाता है बच्चों पार्श्वपाद, है ना। पेरापोडिया ये एक तरह के लेटरल लिम्ब है ना। आपने नेरीस का डायग्राम देखा होगा बच्चों आपके बुक्स में भी, तो आपने ऐसा देखा होगा कि नेरीस के बिल्कुल साइड में, है ना, पार्श्व भाग में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर निकली हुई देखने को मिली होगी, है ना। तो इन्हीं को बच्चों बोला जाता है पेरापोडिया, पेरापोडिया, है ना। पोड शब्द जहां पे भी आए ना, पोड या पोडा, पोडा का मतलब ही होता है बच्चों लिम्ब, पैर, है ना, बिल्कुल। तो पेरापोडिया किसके पास होंगे? जलीय एनिलिडा जिसका नाम है नेरीस, है ना बच्चों, बिल्कुल। स्यूडोपोडिया अलग है बच्चों, स्यूडोपोडिया को तो बोलते हैं कूटपाद। स्यूडोपोडिया तो बच्चों अमीबा में होते हैं, याद रखना। किसके पास होंगे? जो अमीबा है ना, अमीबा क्या है? अमीबा एक तरह का प्रोटोजोआ है बच्चों, एक कोशिकीय होता है ये, यूनिसेलुलर। तो अमीबा के पास में होते हैं बच्चों स्यूडोपोडिया, क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। जबकि फ्लेजिला और सीलिया ये किसके पास होते हैं? बताओ देखें। और एक क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था आपसे, क्या पूछा था मालूम है? मैंने पूछा था ब्लू कलर का ब्लड किस में पाया जाता है? जल्दी बताओ देखें। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड एनिमल, बताओ देखें। ऐसा कौन सा जंतु है जिसके शरीर का जो रुधिर है बच्चों वो ब्लू होगा, वो नीला होगा? कोई बता देगा क्या? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ब्लू कलर का ब्लड किसका होगा। अब देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने दिया, सबसे पहले आंसर किसने दिया, बताओ देखें। हाँ, क्या बात है भाई प्रदीप जी, मैं फाइलम पूछ रहा हूं, उस फाइलम का नाम बताओ। वो कौन सा फाइलम है जिसमें ब्लू कलर का ब्लड आपको देखने को मिलेगा? क्या बात है भाई, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश भाई शाबाश। मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का संघ एक ऐसा संघ है जिनका ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है ना बच्चों, बिल्कुल। और मोलस्का में कौन कौन आता है भाई? आपका एक तो कौन आएगा? घोंगा आएगा, है ना, पाइला, नाम तो सुना होगा ना। इसके अलावा और बच्चों ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस नाम तो सुना होगा आपने, ऑक्टोपस जिसमें 8 भुजाएं होती है बच्चों। तो इनके पास में जो ब्लड है वो कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर का, क्योंकि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनके ब्लड में क्या होता है बताओ देखें। मोलस्का के ब्लड में क्या पाया जाता है? जैसे दोस्तों एनीलिडा के ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होगा, वैसे ही मोलस्का के ब्लड का कलर ब्लू है। कौन से वर्णक की वजह से? उस पिगमेंट का नाम बताओ। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोलस्का के ब्लड का कलर नीला तो है, लेकिन क्यों नीला रक्त है इनका, किसकी वजह से? जल्दी बताओ देखें, जल्दी बताइए। सर ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, बिल्कुल आया हुआ है जी, बिल्कुल आया हुआ है। उजाला जी, शिक्षा, आरू प्रजापति, पुष्पेंद्र, पल्लवी, शिवम, रोली, निशांत, रूपा राठौड़। सर हीमोलिम्फ, बेटा हीमोलिम्फ नहीं होगा, हीमोसाइनिन। अलका जी बिल्कुल सही कह रहे हो। शिबू आप भी सही आंसर दे रहे हो। निशांत, बुनेला बिंद आपका भी आंसर सही है, गुड़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी वेरी गुड, बिल्कुल हीमोसाइनिन। जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं सभी सही है, हीमोसाइनिन राइट आंसर होगा, हीमोसाइनिन, है ना। हीमोसाइनिन शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। हीमोलिम्फ गलत बता रहे हो, हीमोलिम्फ तो किसी और के पास होगा, उसकी बात आगे करेंगे, है ना। तो हीमोसाइनिन होगा किसके पास? मोलस्का के पास। हीमोग्लोबिन दोस्तों अभी हमने एनेलिडा में पढ़ा था। हीमोसाइनिन की वजह से कलर कैसा होता है? ब्लू। और बच्चों देखो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, आयरन,
होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों हिमोसाइनिन जो है वो कॉपर युक्त वर्णक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये किस तरह का पिगमेंट है? तो दोस्तों इस पिगमेंट में कॉपर होता है, कॉपर युक्त वर्णक। ये कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ब्लड पिगमेंट है जिसमें कॉपर उपस्थित होता है, तो वो हिमोसाइनिन है। और ऐसा कौन सा ब्लड पिगमेंट है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, लोह युक्त वर्णक, तो वो आपका हीमोग्लोबिन है। इतना याद रख लोगे ना? बिल्कुल। अगला है ट्रोकोफोर किसका लार्वा है? ट्रोकोफोर इज द लार्वा। बच्चों देखो, लार्वा अलग अलग प्रकार के लार्वा जो हैं वो जंतुओं में बनते हैं। आपने कैटरपिलर भी नाम सुना होगा। रेशम कीट के लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। आपने बच्चों टेडपोल लार्वा सुना होगा। टेडपोल जो मेढक होता है ना, मेढक के लार्वा को हम क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे बहुत याद रखना भाई, जैसे रेशम कीट है ना, उसका लार्वा कैटरपिलर। मेरे दोस्तों मेढक जो है उसका लार्वा टेडपोल। लार्वा किसे बोलोगे? तो दोस्तों कोई भी जंतु होता है ना, तो उस जंतु में जब परिवर्तन चलता है ना, तो उसके जीवन के अंदर एक ऐसी अवस्था भी आती है जो पूरी तरह से डेवलप फॉर्म नहीं है उसकी, ठीक है, थोड़ा कम विकसित जो जंतु है वो लार्वा है। फिर लार्वा से मेरे दोस्तों वयस्क बनता है कायांतरण के द्वारा। लार्वा का हमेशा क्या होता है? कायांतरण होता है दोस्तों, है ना, और इससे वयस्क बनता है, एडल्ट बनता है ना, बिल्कुल। तो ट्रोकोफोर लार्वा स्पंज में तो नहीं होगा, है ना, निडेरिया में भी नहीं होगा, मेढक के अंदर तो टेडपोल होता है बच्चों, किस में होगा? एनीलिडम। ये याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है, तो एनीलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा आपको देखने को मिलेगा। एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला, है ना, तो स्पंज के केस में आपको ये नाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या पढ़ा? ब्लू कलर का ब्लड किसके पास होगा? मोलस्का के पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्तों पाइला हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इसमें किस तरह का पिगमेंट होता है? हिमोसाइनिन। हिमोसाइनिन में कौन सा मेटल होता है? कॉपर, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। निम्न में हिरुडिनेरिया कौन है? मेरे दोस्तों विच वन इज हिरुडिनेरिया एमंग फॉलोइंग। अब बच्चों देखो, मैं दो क्वेश्चन को एक साथ मिला रहा हूं। अब इनमें हिरुडिनेरिया कौन है आप बता दो। केंचुआ है कि नेरिस है, लीच है कि एप्रोफाइट है ना, जिसको समुद्री चूहा भी बोलते हैं, है ना बच्चों। देखिएगा यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन इन दोनों को मैं मिला करके एक साथ बता रहा हूं। देखो, रक्त चूसक जोंक रक्त चूसते समय रिक्त स्थान प्रति स्कंदक को स्रावित करती है। यानी बच्चों अभी पूछा जा रहा था हिरुडिनेरिया कौन है, तो हिरुडिनेरिया कौन है दोस्तों? तो हिरुडिनेरिया इस जोंक को बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं? जोंक को या लीच को बोलते हैं। याद रख लोगे क्या? बिल्कुल याद रख लेंगे। और बच्चों इस जोंक का जो भोजन होता है ना वो होता है ब्लड, है ना, इसका भोजन है रुधिर, इसलिए इसको रुधिरहारी बोलते हैं मेरे दोस्तों। और याद रखना ये जो लीच है ना बच्चों, ये हमारे बॉडी की एंडोपैरासाइट नहीं है, एक्टोपैरासाइट है। बहुत सारे केटल्स, बहुत सारे पशुओं के शरीर पे चिपक करके ये रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो ये बाह्य परजीवी भी है एक प्रकार से बच्चों, याद रख लोगे क्या? बिल्कुल, ये एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट, याद रख लोगे बच्चों, बिल्कुल। इसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचना होती है, जैसे इसमें सकर्स पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें चूसक या चूसकांग पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये मेरे दोस्तों स्किन पे चिपकने के बाद ब्लड को शक करती है ना। अब बच्चों जरा सोचिएगा, और एफ्रोफाइट इसको समुद्री चूहा बोलते हैं दोस्तों, समुद्री चूहा, है ना, सी। अब देखिए दोस्तों सी रेट। अब दोस्तों देखिएगा यहां पर मेरे दोस्तों मैं आपको यह बता रहा था कि अगर कोई जोंक हमारे स्किन के साथ जुड़ भी गई तो भाई ब्लड तो बहुत अंदर है, तो वो इजीली कैसे उसे सक कर पाती है? क्या ये कुछ पदार्थ डालती है क्या स्किन के ऊपर? जी हां, क्योंकि ब्लड जब बाहर निकलेगा तब तो रक्त तो जम जाएगा भाई, होता है कि नहीं होता? अगर ये बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएगी भी और ब्लड अगर बाहर आ भी जाएगा कैपिलरी से, तो वो ब्लड तो यहां आके जम जाएगा। ये कुछ ना कुछ तो ऐसा डालेगी ना जिसकी वजह से इजीली वो लिक्विड फॉर्म में ब्लड बना रहेगा और उसको ये सक कर लेगी। कुछ तो ऐसा होगा इसके पास। क्या होता है बताओ? देखें, ड्यूरिंग सकिंग ऑफ ब्लड, ब्लड सकिंग लीच सीक्रेट एन एंटीकोगुलेंट,
यानी रक्त को जमने से रोकने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें एंटीकोगुलेंट कहते हैं, प्रतिस्कंदक। जैसे हमारे ब्लड के अंदर कौन सा प्रतिस्कंदक होता है भाई? हमारी जो रक्त वाहिनी है ना बच्चों, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में ब्लड कभी नहीं जमता। क्यों भाई? क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स में जो ये ब्लड है ना, इस ब्लड के साथ भी एक प्रतिस्कंदक मिला हुआ है, और उस प्रतिस्कंदक का नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है? हेपेरिन। हेपेरिन रक्त को स्कंदित होने से रोकता है। जब हमारा रक्त ब्लड वेसल्स में बहता है तो हेपेरिन उसे स्कंदित नहीं होने देता। इसी तरह से इस जोंक के पास में, जिसको हम हिरुडिनेरिया बोलते हैं दोस्तों, इस हिरुडिनेरिया के द्वारा भी किसका सीक्रेशन होता है बताओ? हिपेरिन का नहीं, सीरोटोनिन का भी नहीं, और हिस्टामाइन का भी नहीं, हिरुडीन का सीक्रेशन होता है। कई बार एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है ना, बिल्कुल। और हिस्टामाइन तो दोस्तों एलर्जी उत्पन्न करने वाला कारक है, याद रखना है ना, बिल्कुल, एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक है दोस्तों। क्योंकि ये जो है, ये हमारी जो मास्ट सेल होती है ना, मास्ट सेल से ये क्या होते हैं भाई? सीक्रेट होते हैं, याद रखना है ना। मास्ट कोशिकाओं से इनका श्रावण होता है। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़ेंगे जी, बिल्कुल बढ़ेंगे। बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो दोस्तों एनीलिडा पे मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आप उसे जिम्मेदारी से याद रख लेना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? बताओ देखें। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत के अंदर बहुत सारे फाइलम हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, है ना। इकाइनोडर्मेटा की भी बात हमने की, टीनोफोरा की भी। तो ये जो है ना बच्चों, ये सारे फाइलम है, संघ है जंतु जगत में। तो दोस्तों सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा जंतु आते हैं? ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है, बचपन से ये बात आप पढ़ते हुए आ रहे हो। बताओ देखें, आर्थ्रोपोडा है कि मोलस्का? इकाइनोडर्मेटा है, बताओ देखें कौन सा? ठीक है ना, सभी बच्चों का एक ही जैसा आंसर आ रहा है और बिल्कुल सारे बच्चे सही बता रहे हैं। सबसे बड़ा जो संघ है बच्चों वो आपका आर्थ्रोपोडा है, याद रख लेना। और आर्थ्रोपोडा में जितने भी दोस्तों जो जंतु आते हैं ना, वो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो स्थल पर रहते हैं, कुछ जलीय भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे दोस्तों जो है उड़ भी सकते हैं। तो हर एक प्रकार के वातावरण में ये पाए जाते हैं, यानी ये सर्वव्यापी है, ये यूनिवर्सल है बच्चों, है ना। और एक बात बता दूं, आर्थ्रोपोडा में भी अलग अलग क्लास बनी हुई है, अलग अलग वर्ग बने हुए हैं। क्लियर बात है। तो इन आर्थ्रोपोडा में जो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं वो होते हैं बच्चों कीट, इंसेक्ट, याद रखना, इंसेक्ट, है ना। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि वो कौन सी क्लास है, वो कौन सा वर्ग है आर्थ्रोपोडा का जिसमें सबसे ज्यादा जंतु पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इंसेक्टा, ठीक है ना, यानी कीट वर्ग। याद रख लोगे क्या? आर्थ्रोपोडा के अंदर जो कीट है, जो इंसेक्ट है, वो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। बात सही है कि बात गलत है? बात तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़ना है जी, बिल्कुल बढ़ना है। अब क्वेश्चन क्या है अगला, देखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आर्थ्रोपोडा शब्द का क्या अर्थ है? भाई ये आर्थ्रो शब्द लिखा फिर पोडा लिखा, इसका क्या मतलब हुआ? है ना, इसने लिखा आर्थ्रो और फिर इसने लिखा पोडा, है ना। तो इसका क्या मतलब है बच्चों आर्थ्रोपोडा का? मैंने पहले आपको बता भी रखा है कि पोडा शब्द का मतलब होता है पैर, यानी गमनांग, एपेंडेजेज, है ना, उपांग, है ना, याद रख लेना। तो इसका मतलब तो हो गया एपेंडेजेस। और आर्थ्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्थ्रो, ऑर्थराइटिस, नाम सुना होगा आपने, ऑर्थराइटिस। तो जो दोस्तों ऑर्थराइटिस बीमारी में क्या होता है, हमारे जो ये जॉइंट होते हैं ना बच्चों, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस सुना होगा आपने, है ना, हमारे जो जॉइंट है उनमें प्रॉब्लम होती है। तो ऑर्थो शब्द आ जाए जहां पे भी, उसका मतलब होता है जॉइंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जॉइंट, यानी जुड़े हुए, है ना। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा का मतलब हो गया जॉइंट एपेंडेजेज, जिसके अंदर दोस्तों जो उपांग होते हैं वो जॉइंट होते हैं, जोड़े में होते हैं, है ना, बिल्कुल। तो याद रखना इस शब्द का क्या अर्थ है? जॉइंटेड हैंड नेवर, जॉइंटेड लेग नेवर, सेगमेंटेड बॉडी। अब देखिएगा दोस्तों, इसने सारी चीजें एक साथ बोल दी तो फिर मुझे मानना पड़ेगा।
है ना। यहाँ पे दोस्तों इसने जॉइंटेड हाथ भी बोल दिया, पैर भी बोल दिया, ठीक है, और फिर सेगमेंटेड बॉडी भी बोल दी। जी हाँ, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये बात बिल्कुल है सही है दोस्तों। सेगमेंटेड बॉडी का क्या मतलब हुआ, इनका जो शरीर होगा ना बच्चों वो कुछ इस तरह से, ठीक है ना, सिर में, फिर वक्ष में, और फिर उदर के अंदर बटा होता है कुछ इस तरह से। तो इनकी जो बॉडी होती है ना मेरे दोस्तों वो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है ना, 3 भागों में बटी हुई है कि नहीं है बच्चों। और ये इसके जैसे मान लो विंग्स है ना। तो मेरे दोस्तों और यहाँ पे इसके पास कुछ टेंटाकल्स भी होते हैं। तो ये एक इंसेक्ट हो गया, ये एक आर्थ्रोपोडा हो गया, है ना। तो इसके पास में जॉइंट अपेंडेजेस हैं कि नहीं है, बिल्कुल। तो आप पैर बोलो हाथ बोलो एक ही बात है वैसे, तब तो इन दोनों बातों को भी हम सही मान लेते हैं। इन दोनों का अर्थ है जॉइंट अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस, है ना, संधि युक्त उपांग, है ना, ये बात भी सही है। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन ही यहाँ पे बच्चों करेक्ट हैं, है ना, बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, करेक्ट हैं। क्योंकि इसने क्या कहा, इसने कहा जॉइंट अपेंडेजेस, यानी इसके मेरे दोस्तों हाथ और पैर जो है वो जॉइंट है, बॉडी सेगमेंटेड है। ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं। इसने शायद ये ऑप्शन जो है, ठीक है, वो ठीक नहीं लिखा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। मेरे दोस्तों फिर से मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आर्थ्रो, आर्थ्रो मतलब क्या, जुड़ा हुआ, अपेंडेजेस मतलब क्या, उपांग, है ना। तो मेरे दोस्तों अपेंडेजेस, अब इनके पास बेचारों के पास हाथ तो नहीं होंगे, लेकिन इनके जो पैर हैं वो जॉइंट तो होंगे ही ना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसने जो हैंड लिखा है यही मेरे दोस्तों इसके क्या है, अपेंडेजेस है। इसने जो लेग लिखा है ये भी इसके क्या है दोस्तों, अपेंडेजेस है। इन्हीं की मदद से तो ये गति कर रहा है। तो सर क्या अगर यहाँ पंख लिख देता तो सही नहीं होता क्या, बिल्कुल सही होता। अरे वो भी तो उपांगी है इसके, है ना, वो भी तो इसकी गतिशीलता में मेरे दोस्तों मदद कर रहे हैं, बिल्कुल। और बॉडी सेगमेंटेड है। ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं बच्चों उनकी बॉडी आपको देखने को मिलेगी 3 भागों में बटी होती है। एक होता है हेड, दूसरा होता है थोरेक्स, है ना बच्चों, और तीसरा होता है एब्डोमेन, एब्डोमन, है ना। यानी दोस्तों हेड यानी क्या हो गया, सिर, सिर, थोरेक्स यानी क्या हो गया, थोरेक्स यानी, थोरेक्स का मतलब होता है वक्ष, एब्डोमेन का मतलब होता है उदर। तो शरीर जो है वो सेगमेंटेड भी है कि नहीं है बच्चों, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों संधित उपांग ये शब्द अगर कहीं पर आपको मिले तो आप समझ लेना कि ये आर्थ्रोपोडा के लिए यूज में लिया जाता है। आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, है ना, बिल्कुल। मेरे दोस्तों आर्थ्रोपोडा के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं, ज्यादातर जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, इनके बॉडी के बाहर एक एक्सोस्केलेटल होता है बच्चों, एक्सोस्केलेटल, है ना। एक्सोस्केलेटल का मतलब ही बच्चों बाह्य कंकाल होता है, क्या, बाह्य कंकाल। तो इनके शरीर के ऊपर एक एक्सोस्केलेटल होता है। कोई बच्चा बताएगा वो एक्सोस्केलेटल किसका होता है ना, आप बता सकते हैं क्या दोस्तों, ठीक है। इसके शरीर के बाहर एक थोड़ा मेरे दोस्तों कठोर आवरण होता है, वो एग्जैक्ट किसका होता है, क्योंकि इन बेचारों के पास अंदर हड्डियां तो है नहीं, अंदर बोन तो है नहीं, तो बाहर से कोई सुरक्षा करने वाला कवच तो होगा ना। तो उसका क्या नाम है, कौन से पदार्थ का बना हुआ है, जल्दी बताना देखें। कौन कौन आंसर दे रहा है भाई, फटाफट आंसर आना चाहिए। बहुत खूब जी बहुत खूब, क्या बात है, काइटिन आप आंसर बता रहे हो, और बिल्कुल आप सभी सही हो दोस्तों। काइटिन का ही एक्सोस्केलेटल इनके पास होगा। और काइटिन क्या है बच्चों, प्रोटीन है क्या काइटिन, नहीं, काइटिन एक तरह का पॉलीसेकेराइड है बच्चों। क्या है ये, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ओके, बिल्कुल। अब देखिए इसने कहा है आर्थ्रोपोड्स होते हैं, कैसे होंगे भाई, बाइलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड। बताओ देखे किस प्रकार के होंगे। इसने कहा है कि आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी है वो द्विपार्श्व सममित होती है। द्विपार्श्व सममित का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे ये कोई इंसेक्ट है, इसके शरीर के बीचों बीच से एक ये अक्ष गुजर रही है, ये इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि दोस्तों इसका जो दायां और बायां, राइट और लेफ्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा अगर बीच में से इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर दें। तो इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं दोस्तों बाइलैटरल सिमेट्री। तो बिल्कुल ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। इसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें 3 जनन स्तर होते हैं बच्चों, 3 जनन स्तर से ही मेरे दोस्तों इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद इनके बॉडी में सेगमेंटेशन, यानी शरीर खंडित होता है। आपने देखा होगा इनके शरीर के अंदर मेरे दोस्तों 3 बड़े आपको भाग देखने को मिलेंगे, हेड होगा, थोरेक्स होगा, एब्डोमेन होगा। इनकी बॉडी दोस्तों सेगमेंटेड होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है ना। तो ये बात सही है या गलत है, बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ तो तीनों ही ऑप्शन बच्चों इनके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, है ना, बिल्कुल। तो ये बात आप क्या रख लेना, याद रख लेना। आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सर। चलिएगा भाई, चलते हैं आगे। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इसकी मैंने मेरे दोस्तों बात कर ली है। का शरीर, सिर, वक्ष
और उदर में विभाजित है। बताओ देखें मेरे दोस्तों, इसने कहा है कि किसकी बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमिन में डिवाइड है। भाई स्पंज में तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमिन होते नहीं, न ही निडेरिया में होते हैं, न ही राउंड वर्म में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों? आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है ये चीजें देखने को मिलती है। आपको ये बहुत आसान देखने को मिल रहा है, लेकिन जरा सोचो, यहां बच्चों अगर एग्जाम्पल आ जाते तो, या नाम आ जाते, जैसे यहां ये लिख देता यू स्पॉन्जिला, है ना, यहां पे ये लिख देता एस्केरिस, है ना, यहां पे ये लिख देता लीच, है ना, और यहां पे कुछ और नाम लिख देता। इस तरह से वो नाम लिख देता और फिर कहता कि बताओ इनमें से कौन, जैसे यहां प्रॉन लिख देता, है ना, क्या लिख देता? प्रॉन यानी झींगा लिख देता। तो आपको फिर पहचान करनी आनी चाहिए कि भाई कौन है इनमें से आर्थ्रोपोडा, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, झींगा जो है वो आर्थ्रोपोडा ही है बच्चों, याद रखना, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन गलत है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला इसने लिखा है कि जो आर्थ्रोपोड हैं दोस्तों वो एक लिंगी होते हैं। किस तरह के होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल का मतलब है बच्चों मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे, इसका मतलब है ये, है ना, नर जीव और मादा जीव अलग अलग होगा। अब इसके बाद अगला लिखा ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब है ये ओवा देते हैं, अंड देते हैं, एग देते हैं। ये भी बात सही है बच्चों, है ना, बिल्कुल सही है। तो ये तो दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। अरे भाई कॉकरोच के अंदर एक तो मेल कॉकरोच होता है और एक फीमेल होता है कि नहीं होता है? अरे मधुमक्खी में, हनी बी में मेल भी होती है और फीमेल भी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी पहला ये भी सही है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और ये अंड प्रजक होते हैं, ये भी सही है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इनमें अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है, ये बात भी सही है दोस्तों, ये बात भी सही है। देखो बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसका मतलब है बाह्य निषेचन। बच्चों बाह्य निषेचन तभी होगा जब कोई मीडियम हो, जब कोई माध्यम हो। अगर कोई जंतु जलीय आवास में रहता है तो, और अगर वो पानी में अपने शुक्राणु और अंडाणु छोड़ रहा है तो वहां बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे एम्फीबियन, जो एम्फीबियन होते हैं ना बच्चों, उभयचर, है ना, तो उभयचर के अंदर जो आपके ये मेढक है बच्चों, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए माध्यम के रूप में किसकी आवश्यकता होती है भाई? वाटर की, जल की, है ना। बिल्कुल। अब देखिए बच्चों यहां पे इन्होंने क्या लिखा, ये सेकंड, ये पॉइंट सही है। अब इनमें अंतः निषेचन होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब, ज्यादातर आर्थ्रोपोडा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, यह भी सही है। लेकिन इधर देखो इस ऑप्शन में अलैंगिक प्रजनन, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली, ये बात गलत है बच्चों। अरे भाई क्या अधिकांश आर्थ्रोपोडा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे क्या? नहीं बच्चों, हम लोग एनिमल है और जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही, इसलिए ये बिल्कुल गलत लिखा है इसने, तो यहां गलत होगा, अलैंगिक प्रजनन करते हैं, है ना बच्चों। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इसका आंसर सबसे पहले देंगे। क्वेश्चन क्या है? आर्थ्रोपोड में देह गुहा रक्त से भरी होती है जिसे कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड विच इज नॉन एज। मेरे दोस्तों आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी कैविटी है, मान लो ये एब्डोमिन वाला भाग है, तो एब्डोमिन वाले भाग में कुछ इस तरह के चेंबर होते हैं बच्चों। इन चेंबर में ब्लड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? इनमें ब्लड भरा हुआ है। तो अब ब्लड भरे हुए इस चेंबर को, यानी इस बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? क्या इसको हीमोसील कहेंगे? क्या इसको हीमोलिम्फ कहेंगे? क्या इसको हीमोसाइनिन कहेंगे? या इसको इनमें से किसी और नाम से जाना जाएगा? बताओ देखें, है ना। इसने कहा है आर्थ्रोपोडा की देह गुहा जिसमें रक्त भरा हुआ है, देह गुहा का नाम पूछा है। इसकी बॉडी कैविटी को किस नाम से जानते हैं ये पूछा है। बताओ देखें इसकी बॉडी कैविटी को हम किस नाम से जानेंगे भाई? बताओ। और एक चीज बता दूं मेरे दोस्तों, आर्थ्रोपोडा का जो ब्लड है उसका कलर कैसा होता है? अरे एनिलिडा का ब्लड कैसा था? रेड कलर का। मोलस्का का ब्लड कैसा था? ब्लू कलर का। तो आर्थ्रोपोडा का ब्लड का कलर कैसा होगा? है बताओ देखें, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर दो। आप तो बहुत ब्रिलियंट हो। सेशन को मेरे दोस्तों, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है वो शेयर जरूर कर देना। जल्दी बताओ देखें, आर्थ्रोपोडा की बॉडी
हाँ रागिनी जी जल्दी बताओ, यहां पर बच्चों के ऑप्शन नंबर सी कैसे आ रहा है कुछ बच्चों का। अरे भाई यहां पे जो सी बताएगा ना उसकी ए सी पिटाई हो जाएगी। सुनो आप, सुन लो। अरे भाई ये हीमोसाइनिन है यहाँ पे। अरे हीमोसाइनिन की वजह से तो मेरे दोस्तों जो है वो आपका ब्लू कलर का ब्लड हो जाता है, नीले रंग का। और नीले रंग का जो रक्त है बच्चों वो तो होता है मोलस्का का। किसका? मोलस्का का जो ब्लड है ना वो होता है ब्लू कलर का। तो हीमोसाइनिन तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। अब दोस्तों इधर है हीमोलिम्फ। अरे हीमोलिम्फ तो इसके ब्लड को बोलते हैं। जो आर्थ्रोपोडा का ब्लड है ना उसको हीमोलिम्फ कहते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा के ब्लड से भरी हुई इस केविटी को हीमोसील कहते हैं। देखो सील शब्द कहीं पे भी आए इसका मतलब होता है सीलोम, और सीलोम का मतलब होता है केविटी। ऐसी केविटी जिसमें ब्लड भरा हुआ है उसे हीमोसील कहेंगे, इसके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, है ना। इसकी ब्लड से भरी हुई जो ये केविटी है इसका नाम तो हो गया हीमोसील, है ना। और इसका ब्लड किस नाम से? ब्लड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं दोस्तों। देखो लिम्फ शब्द का क्या मतलब हुआ? लिम्फ दोस्तों उसे कहेंगे जिसका कोई रंग नहीं हो। जैसे हमारे पास में लिम्फ होता है लस्सी का, हमारी लस्सी का के अंदर, हमारे लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होती, इसलिए हमारा जो लिम्फ है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। इसलिए बच्चों याद रखना आर्थ्रोपोडा का जो ब्लड है वो कलरलेस होगा। इनका ब्लड कैसा होगा मेरे दोस्तों? कलरलेस, यानी रंगहीन, रंगहीन रक्त होगा। कैसा रक्त होगा? रंगहीन रक्त होगा। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। हीमोलिम्फ के बारे में आपको क्या रखना पड़ेगा बच्चों? याद रखना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्तों, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे आर्थ्रोपोडा की जो देह गुहा है वो ब्लड से भरी हुई है, बिल्कुल ब्लड से भरी हुई है, उसे हीमोसील कह रहे हैं। हीमोसील में जो ब्लड है उस ब्लड को हीमोलिम्फ कह रहे हैं, है ना। हीमोलिम्फ का कलर मेरे दोस्तों बिल्कुल नहीं होता, हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस होती है, वो रंगहीन होती है। इतना याद रख लोगे क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। ओके जी ओके, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या तो आज हम केवल इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब स्टडी करो, बढ़िया पढ़ाई करो।